मैथ्स मिस पूजा में आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। चलिए, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी/क्यू की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जस्ट ऑपोजिट फॉर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम पी/क्यू फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स हमारे कैसे होते हैं? टर्मिनेटेड भी होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग भी होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हमारे कौन से कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड जीरो। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसे हम किससे डिफाइन करते हैं? Z से। नाउ होल नंबर्स, all positive numbers include zero are called whole numbers, जिसे हम W से डिफाइन करते हैं। now natural number, natural numbers क्या होते हैं? all positive numbers are called natural numbers। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? दोज नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जिसे हम एन से डिफाइन करते हैं, बट इसमें एक्सक्लूड जीरो। नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता है। जब नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं, और होल नंबर्स में जब हम नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स भी कहलाते हैं। कैसे? मैं एक एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 2। ठीक है, 2 मेरा इंटीजर भी है, 2 मेरा होल नंबर भी है, और 2 मेरा नेचुरल नंबर भी है। अब मैं इसको कहूँ कि भाई ये एक रैशनल नंबर भी है, तो आप पूछोगे मैम कैसे है? क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कोई भी नंबर पी/क्यू फॉर्म में डिफाइन हो रहा है तो वो हमारा रैशनल नंबर है। नाउ अब मैं क्या इसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिख सकती हूँ? 2/1 नहीं लिख सकती हूँ? क्या लिख सकती हूँ? 2/1 एंड 2 आर इक्वल। अब मैंने पी/क्यू फॉर्म में 2 को लिख दिया, दैट मीन्स कि वो एक रैशनल नंबर भी है। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, prime numbers. Prime number, a number is called prime number if it has only two factors, one and itself. prime numbers कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, ये नंबर्स ऐसे हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। मतलब 2 के 2 फैक्टर हैं, एक 1 है एंड 2 है। सेकंड आता है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। अ नंबर इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर if it has at least one factor other than 1 and itself। मतलब प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। सेकंड डेफिनेशन हम इसकी बताएं तो क्या कहेंगे कि कोई भी नंबर उसका 1 और खुद के अलावा एक फैक्टर और होना चाहिए तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा? वो नंबर हमारा कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9। क्लियर? नाउ थर्ड, को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर्स इज आर इन पेयर, ये पेयर में होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दो हुज डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब वो दोनों नंबर ऐसे होना चाहिए कि उनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सपोज 3, 5, दीज आर को-प्राइम नंबर्स बिकॉज इनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा। क्लियर है? फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स हम पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब समझते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स, इफ अ नंबर डिवाइड्स बाय अनदर नंबर कंप्लीटली डिवाइड्स बाय मींस रिमाइंडर इज जीरो। A number is divided by another number, the number which is divides is called factor of given number। समझ आया? मतलब कोई भी नंबर है, सपोज वी विल टेक एन एग्जांपल 24। ठीक है, तो 24 के हमको फैक्टर्स फाइंड करने, तो यहाँ पे हम एक फैक्टर ट्री के रूप फॉर्म में लिखते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया? इसे एक फैक्टर ट्री बोला गया। अब 24 है, 24 के हम फैक्टर्स निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं? हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लिया? 2 एंड 12। ये दोनों नंबर्स क्या हैं? दीज नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर है ये। अब 12 को भी हम दोबारा से फैक्टर कर सकते हैं। 2 तो हमारा क्या आ गया? 2 इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का कोई फैक्टर होता नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ 12 को डिवाइड करते हैं तो 12 होगा 2 से और 6 से। क्लियर? अब फिर से हमारे पास क्या आ गया? फिर से एक प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर आगे डिवाइड नहीं होगा। नाउ वी हैव 6। अब हम 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। 6 के फैक्टर्स होंगे 2 एंड 3।
अब ये हमारा यहाँ फैक्टर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब यहाँ ये क्या फॉर्म ले लिया, ये ट्री का फॉर्म ले लिया है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड फैक्टर ट्री। ठीक है, अब हम समझते हैं, अब हम इसको ऐसे और कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें, इक्वल फॉर्म में लिखें, तो किस तरह से लिखेंगे, 24 इक्वल, 24 किसके इक्वल है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये फैक्टर्स है, फैक्टर्स के मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा गिवन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी नंबर हो, ये कौन सा नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है, और कौन सा नंबर है, ये हमारा इंटीजर भी है, और ये हमारा होल नंबर भी है, और ये हमारा नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या हम a number, a composite number can be written as a product of prime numbers, प्राइम फैक्टर्स। ये भी हमारे फैक्टर के फॉर्म में है, तो इनको हम यहाँ पे फैक्टर बोलते हैं। अदरवाइज ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, बट यहाँ पर इस नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लेके इसलिए हम इसे फैक्टर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला, ये स्टेटमेंट किसका है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या स्टेटमेंट मैंने बोला था, अ कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, बोला मैंने, यही बात बोल रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ से हमारी क्या आ जाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हमारे टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हम वो पढ़ते हैं। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या स्टेट करता है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम और क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम यूनिट फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स इक्वल, क्या लिखेंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। HCF जिसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम GCD भी कहते हैं। HCF होता है कोई भी दो नंबर का HCF क्या होगा, उन दोनों नंबर में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसमें हम स्मॉलेस्ट पावर वाले प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को हम HCF फाइंड करते हैं। नाउ LCM, फुल फॉर्म ऑफ LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब LCM ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, वही दोनों नंबर में जो कॉमन प्राइम फैक्टर होते हैं, वो कॉमन प्राइम फैक्टर की हम हाईएस्ट पावर वाले प्राइम नंबर्स को लेते हैं और उनके प्रोडक्ट से हम क्या निकालते हैं, LCM। तो अब यहाँ हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, HCF ऑफ टू नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे उसमें से हम स्मॉलेस्ट पावर वाले प्राइम नंबर्स निकालेंगे और उनके मल्टीपल निकालेंगे, तब हमारा HCF फाइंड हो जाएगा। ना फॉर LCM ऑफ टू नंबर इज, क्या होता है, LCM ऑफ टू नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। क्लियर है, HCF एंड LCM हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इस चैप्टर में हम LCF और LCM को फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM। फॉर टू नंबर्स फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। मतलब आपको कोई भी दो नंबर दिए हैं और आपको सपोज HCF गिवन है और वो दो नंबर गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड LCM। सो व्हाट विल वी डू, हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या, कि HCF एंड LCM ऑफ बोथ नंबर इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम या तो HCF फाइंड कर सकते हैं, LCM फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, नाउ फॉर 3 नंबर्स, जब हमारे पास 3 नंबर गिवन हो और हमारे पास रिलेशन क्या होगा, हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर कितने आ गए, हमारे 3 आ गए हैं, इसलिए अब यहाँ पर LCM फाइंड करना है। सो LCM के लिए फॉर्मूला क्या होगा, LCM ऑफ A, B, C इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ A, B, C into HCF of ABC, and in denominator HCF of AB into HCF of BC into HCF of CA। देखो अब यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देती हूँ कि मैम इतना बड़ा फॉर्मूला हम कैसे लर्न करें। तो समझो, जब हमें LCM फाइंड करना है, राइट, जब हमें LCM फाइंड करना है तो हमको राइट हैंड साइड में LCM लिखना ही नहीं है,
हमें राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, HCF लिखना है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा चेंज कहाँ है कि यहाँ जैसे HCF फाइंड करना है, HCF के लिए फॉर्मूले में क्या है, राइट हैंड साइड में LCM आ गया है तीनों जगह पर, प्रोडक्ट किया तीनों का, तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, और ऊपर मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, तीनों नंबर के एलसीएम से, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हो तीनों नंबर्स को, तो पहले AB फिर BC फिर CA। देखो आप खुद देखो यहाँ पे एलसीएम है, सो एलसीएम यहाँ पे कहीं भी एलसीएम नहीं आया इस फॉर्मूले में, दूसरी साइड में। सिमिलरली फॉर HCF राइट हैंड साइड में हमारे पास कहीं भी HCF नहीं है। क्लियर है? We solve the example. First of all we read if HCF of 2 number is 2। अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है हम वो देखते हैं। हमें कोई भी दो नंबर है उसका हमें HCF ऑलरेडी गिवन है एंड देयर प्रोडक्ट इज 120। वो दोनों नंबर का हमें प्रोडक्ट भी गिवन है एंड फाइंड देयर LCM। सो वी हैव टू फाइंड LCM, ठीक है। सो लेट 2 नंबर्स आर, पहले हम नंबर मानेंगे कि वो नंबर है क्या, तो हमने मान लिया वो कौन कौन से नंबर है, A एंड B, ठीक है, A एंड B। नाउ HCF ऑफ A, B कितना है, ये हमारा गिवन चल रहा है अभी, कितना है, 2 है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट A इंटू B कितना है, 120। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, जो 2 नंबर्स वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। सो नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी, वी नो दैट LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, सो A इंटू B। अब जो जो हमें पता है गिवन है वो हम सब कुछ फॉर्मूले में पुट ऑन कर लेते हैं। सो नाउ LCM हमें फाइंड करना है, LCM एज इट इज लिख दो, A, B। अब HCF कितना है, HCF हमारे पास 2 गिवन है, सो 2 रख दिया, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है कितना, 120। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 2 है हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। सो LCM ऑफ A एंड B 120/2, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो हमारा आंसर क्या आया, LCM ऑफ A, B इक्वल टू 60। देखो यहाँ पे हमें नंबर पता नहीं है, लेकिन फिर क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, डायरेक्ट उसका LCM पूछ लिया है, इसलिए ये क्या आया हमारे पास, ये फॉर्मूला आया कि हम HCF एंड LCM को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम PYQ फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PYQ, जहाँ पर हमारे P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं, 2√2, √3, √5, पाई, 0.010113201 सो ऑन। ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, और ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स। ये भी √2 भी ऐसा ही नंबर है, जब ये यहाँ पर अगर हम इसे पॉइंट डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स की तरह ही आता है। हमारी फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट P बी अ प्राइम नंबर। अगर आपको गिवन है कि P एक प्राइम नंबर है एंड A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ़ P डिवाइड्स A², ये यहाँ पे गिवन है एंड हमें क्या प्रूव करना है, देन P डिवाइड्स A। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हम थ्योरम में क्या करते हैं, सबसे पहली स्टेप आती है हमारी गिवन। गिवन क्या होता है, थ्योरम के स्टेटमेंट में जो हमें ऑलरेडी गिवन है वो जो हमारी हेल्प करेगा प्रूव करने में, उसे हम किस में लिखते हैं, गिवन में लिखते हैं। अब गिवन में आप हमेशा ये याद रखना कि फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे लिखें मैम। देखो स्टेटमेंट में देखा जाता है देन के पहले के जितने भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पूरा किस में आता है, हमारा गिवन में आता है, और आफ्टर देन जो स्टेटमेंट लिखा होता है वो हमारा टू प्रूव दैट में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए गिवन दैट में हम क्या लिखते हैं, हमें गिवन है लेट P बी अ प्राइम नंबर, हमें गिवन है कि P एक प्राइम नंबर है, A एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी हमें गिवन है, और P डिवाइड्स A², ये भी हमें गिवन है। ना सेकंड स्टेप इज टू प्रूव दैट, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है थ्योरम में वो लिखना है। तो हमें प्रूफ करना है कि P जो है अगर A² को डिवाइड कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा।
क्लियर। नाउ अब हमारी मेन स्टेप आती है, थर्ड स्टेप प्रूफ। अब प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? तो हम हमेशा याद रखना थ्योरम में प्रूफ में स्टार्टिंग हमारा गिवन से चलता है, जो हमें गिवन है। अब हमें गिवन है कि ए कैसा है, ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ए एक हमें पॉजिटिव इंटीजर गिवन है। सो वी नो दैट थोड़ी देर पहले भी हम पढ़ के आए हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? वो कहती है कि कोई भी इंटीजर हो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सो वी नो दैट। हम वहाँ यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। थ्योरम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप हर बात का रीज़न दो, रीज़न नहीं दोगे तो नंबर नहीं मिलते हैं। सो वी नो दैट integer can be expressed, integer can be expressed किस में एक्सप्रेस हो सकता है? एज प्रोडक्ट ऑफ, किसके प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, तो ए को हम क्या लिख लेंगे? ए इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डॉट डॉट डॉट, मैंने Pn तक ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया कि ए मेरा इंटीजर गिवन है, इसलिए मैंने उसको एक प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने उसे इक्वल में लिख लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लिखी है? इस स्टेटमेंट से लिखी है। इंटीजर को मैंने किसके इक्वल में लिख लिया? ये प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया है। नाउ अब मैं क्या करूँगी? बोथ साइड स्क्वायर करूँगी। जब भी हम किसी इक्वेशन में स्क्वायर करते हैं तो LHS और RHS दोनों में स्क्वायर होता है। सो यहाँ ए है तो ए का ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ पर P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, P4 स्क्वायर, सभी में, सभी प्राइम नंबर्स में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, Pn स्क्वायर। अब मेरी इक्वेशन आ गई। नाउ हमारे पास ऑलरेडी क्या है? हमें क्या गिवन है? गिवन क्या है? P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि P जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? यहाँ जो ये जो प्राइम नंबर्स लिखे हैं इनमें से एक P भी तो होगा ना, इनमें से एक P भी होगा। तो P ऑलरेडी गिवन है कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा P इज इन P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर। सो P डिवाइड्स ए। क्लियर है? इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। हम अभी तक पढ़ते आए हैं √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करना है क्या कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है। इस थ्योरम को हम कॉन्ट्राडिक्शन में प्रूव करेंगे, मतलब जो हमें बोला है कि आप इसे प्रूव कीजिए, हम जस्ट उसके ऑपोजिट चलेंगे। तो यहाँ पर हम लेके ही चलेंगे, लेट अस अज्यूम, हम यहाँ पर लेकर ही चलेंगे कि भाई √2 इरेशनल है ही नहीं, तो हम क्यों प्रूव करें? हम तो मान रहे हैं कि √2 क्या है? √2 इज़ अ रैशनल नंबर। अब √2 को मैंने रैशनल नंबर ले लिया, तो मुझे पता है रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें P/Q फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया P/Q, मतलब √2 अगर एक रैशनल नंबर है तो √2 इस फॉर्म में भी है, जहाँ पर P एंड Q। अब मैं यहाँ पे क्या मान रही हूँ कि लेट P एंड Q कैसे नंबर है? P एंड Q कैसे नंबर है? P एंड Q को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो नंबर्स का पेयर होता है जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। मतलब P एंड Q का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हम पहले से ही एज्यूम करके इस थ्योरम में चल रहे हैं। सो ये हमने मान लिया कि P और Q जो हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं, इनके आपस में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड इक्वेशन 1 ले लो इसको, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो √2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा, और P/Q होल स्क्वायर।
सो यहाँ हो गया हमारा 2 और ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल 2 इंटू पी, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब देखो ये इक्वेशन में, देखो ये इक्वेशन में हमें क्या दिख रहा है कि जो 2 है वो क्या है, पी स्क्वायर का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर हो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं। कोई भी नंबर है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब वो उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में भी हम उसे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन यही डिफाइन कर रही है क्या, कि पी स्क्वायर इक्वल 2 इंटू क्यू स्क्वायर के इक्वल है, मतलब 2 और क्यू स्क्वायर, 2 और क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यू हमारे पास पता नहीं है तो यहाँ हम ये नंबर ही लेते हैं। तो ये जो नंबर लिया है ये नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक है। अब इससे जस्ट पहले वाली थ्योरम में हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर कोई इंटीजर उसको डिवाइड करता है तो स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सो बाय थ्योरम 1 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स पी। क्या आया यहाँ से कि हमने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह दिया कि अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड्स करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स पी, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दो इसको इक्वेशन 2 दे दो, ये हमारे आगे काम में आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स हम p के प्लेस पे 2 के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, लेट p इक्वल टू 2c। मैंने यहाँ पे क्यों लिया 2c, ये समझो कि यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है कि 2 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है वो फैक्टर है p का, ठीक है। तो 2 के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर हो वो p के इक्वल होगा। अब हम इसे किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को a इक्वेशन दे दो, पुट इन इक्वेशन a। ये इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में रख रही हूँ, p के प्लेस पर मैं रख रही हूँ 2c। सो 2c होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू सी स्क्वायर, 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब 2 और 4 दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन में है तो कट हो जाएंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, क्यू स्क्वायर। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जैसी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ इस इक्वेशन में अभी हमने क्या बोला था कि 2 किसका फैक्टर है, p का। तो 2 किसको डिवाइड करेगा, p स्क्वायर को। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 किसको डिवाइड करेगा, क्यू स्क्वायर को। तो ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन कह रही है 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब हम फिर से यही बात कहेंगे कि हमने इससे पहले वाली थ्योरम में क्या पढ़ा है कि अगर वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा दैट मीन्स वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। सो बाय थ्योरम 1 हम यहाँ क्या कह देंगे, यहाँ पे बता देती हूँ, हम यहाँ पे कहेंगे 2 डिवाइड्स क्यू। अब ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, दोनों इक्वेशन को देखो आप कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया p एंड q में। लेकिन हम क्या एजम्पशन लेके चले थे, हम एज्यूम करके चले थे कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है। तो भाई या तो हमारी बात गलत साबित हो गई है। दोबारा समझा रही हूँ क्या हुआ है, ये इक्वेशन कह रही है 2 डिवाइड्स p, ये इक्वेशन कह रही है 2 डिवाइड्स q, मतलब 2 जो है p और q कॉमन आ रहा है क्या, 2 जो है p एंड q दोनों में कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम तो p एंड q को को प्राइम नंबर लेके चले थे और को प्राइम नंबर कहता है कि वो दोनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम जो एज्यूम लेके चले थे वो हमारा गलत सिद्ध हो गया है। इसलिए भाई हम कहेंगे हमने जो एजम्पशन लिया था वो हमारा गलत हो गया, इसका मतलब तुम जो कह रहे हो वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ हम लिख देंगे कि हमारा जो कंट्राडिक्शन हमने लिया था वो रॉन्ग है। सो हैंस √2 इज इरेशनल, क्लियर है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, कोई भी नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसके एक्सपेंशन कितने तरह से हो सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ना टर्मिनेटिंग क्या होता है कि टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमरेटर में कंप्लीटली चला जाता है, मीन्स रिमाइंडर 0 आता है। मैं एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। सपोज ये
मैंने एक नंबर लिखा है, डेसिमल नंबर लिखा है, ये यहाँ पे स्टॉप हो गया है, ठीक है, यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है हमारा, 7 पर स्टॉप हो गया, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर कौन सा है हमारा, ये नंबर है हमारा टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। अब पहले नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है वो बता देती हूँ कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारे टर्मिनेटिंग हो गए। तो इसका ऑपोजिट ले लो, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, मतलब डिवाइड जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, उसका एंड नहीं हो रहा है, तो वो कौन से कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। जिसमें एंड हो जाता है वो टर्मिनेटिंग, और जिसमें एंड नहीं हो रहा है, मतलब आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आते ही जा रहे हैं, तो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन उसमें भी दो तरह के, एक रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग मतलब डेसिमल के बाद में जो नंबर है अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, अगर वो बार बार रिकरिंग हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है उस नंबर का, तो वो कौन से कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। और अगर डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, अगर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं साथ में, तो वो हमारे कौन से कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग नंबर्स एग्जाम्पल में 1.3333 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर कौन सा हमारा, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। मतलब इसमें आप देखिए आफ्टर डेसिमल जो 3 नंबर है, 3 डिजिट है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, सपोज टेक एन एग्जाम्पल 1.41321059 डॉट डॉट डॉट, मतलब डेसिमल के बाद आप देखिए कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, सब 4 के आगे 1 आ गया, 1 के आगे 3 आ गया, 3 के आगे 2 आ गया, तो कोई भी सेम नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारे कौन से कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। बस अब बचा कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये नंबर हमारे कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं, ये दोनों नंबर हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। डेसिमल एक्सपांशन समझने के बाद अब हम ये थ्योरम्स के स्टेटमेंट समझ लेते हैं, हमें क्वेश्चंस को हेल्प करेंगे। चलिए समझते हैं क्या स्टेटमेंट है। लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर। यहाँ पे आपको गिवन है कि एक्स जो है वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स हमें पता है PYQ फॉर्म में डिफाइन होते हैं और टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, whose डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। अब यहाँ पे उसने ये भी डिफाइन कर दिया, क्लियर कर दिया कि भाई ये जो नंबर है एक्स, ये कौन सा नंबर है, ये टर्मिनेट नंबर है, मतलब इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म PYQ। भाई डेफिनेटली हमें पता है कि जब वो पहले ही बोल रहा है कि वो एक रैशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली वो PYQ फॉर्म में डिफाइन होगा। वेयर P एंड Q आर को प्राइम। से यहाँ क्या बता दिया, P और Q क्या है, हमारे को प्राइम है। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स होते हैं, वो पेयर होते हैं, मतलब P और Q का आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसके अलावा, 1 के अलावा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q। आपको ऊपर समझ में आ गया क्या, x एक रैशनल नंबर है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, और वो रैशनल नंबर्स में भी कौन सा नंबर है, टर्मिनेट नंबर है, उसका एक्सपांशन जो होगा वो टर्मिनेट होगा। और x को PYQ फॉर्म में डिफाइन करते हैं, और P एंड Q यहाँ पर क्या गिवन है, ये हमारे को प्राइम नंबर गिवन है। जब हम Q का, ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, तो जब हम Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m। मतलब यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि अगर ये तीनों लाइन की कंडीशन फॉलो है तो डेफिनेटली जो डिनोमिनेटर है उसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो पक्का वो इस फॉर्म में होगा, जहाँ पे n एंड m हमारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, x है उसको आप PYQ फॉर्म में जब लिखोगे और जब Q का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो 2n एंड 5m की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, आगे की हम 2 थ्योरम्स और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक साथ तीनों थ्योरम को एग्जाम्पल में और समझा दूंगी।
नाउ हम सेकंड थ्योरम समझते हैं। ये जो 3 थ्योरम है लास्ट की, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक पहली थ्योरम समझ में आ जाएगी तो हमें बाकी की दोनों थ्योरम भी समझ में आ जाएगी। चलिए इसका स्टेटमेंट समझते हैं हम। लेट x इक्वल टू पी वाई क्यू वी आर रैशनल नंबर। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि x जो है वो क्या है, पी वाई क्यू है और एक रैशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, ये गिवन में चल रहा है अभी, ये बोल रहा है ऐसा है क्या, x जो है वो पी वाई क्यू फॉर्म में भी एक्सप्रेस्ड है एंड वो रैशनल नंबर भी है, एंड सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो डिनोमिनेटर q है, जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सो इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू n एंड 5 रेज टू m। मतलब यहाँ आपको गिवन है क्या कि जो डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में आएगा, 2 रेज टू n 5 रेज टू m, ये ही होगा, ये आपको गिवन है। इससे पिछली वाली थ्योरम में उसने बोला था कि भाई ऐसा होगा जब पहले की कंडीशन फॉलो हो रही होंगी, यहाँ पे आपको गिवन है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वेयर n एंड m हमारे क्या गिवन है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स गिवन है। देन ये सब गिवन होने के बाद वो बोल रहा है कि अब क्या होगा, देन x जो है, x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कौन सा होगा, टर्मिनेट होगा। देखो पहली वाली थ्योरम को अच्छे से समझ लो। इससे पहले वाली थ्योरम में मैंने भी क्या बताया था कि x जो है, x एक रैशनल नंबर गिवन है, ठीक है। रैशनल नंबर में भी उसने क्या बोल दिया कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट है, ये इसने गिवन बोला था यहाँ पे, ठीक है। रैशनल नंबर गिवन है, टर्मिनेट गिवन है, और उसने बोला कि तब क्या होगा कि जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे q का तो किस में आएगा, 2 रेज टू n इंटू 5 रेज टू m के फॉर्म में आएगा। तब उसने ऐसा बोला ऐसा आएगा। इस वाली थ्योरम में क्या बोल रहा है, इस वाली थ्योरम में वो गिवन दे रहा है कि जब आप q का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे सो 2 रेज टू n इंटू 5 रेज टू m आएगा, मतलब है, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे आपको गिवन है कि वो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही है और ये होगा, तो डेफिनेटली जो x का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा होगा, टर्मिनेट्स होगा। लास्ट थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं, थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में है बट है वही जो हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा है। लेट x इक्वल टू पी वाई क्यू बी आ रैशनल नंबर, वही हमें गिवन था क्या कि x हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है जो पी वाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ नॉट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो आपको ऑलरेडी गिवन दे रहा है क्या कि जो q का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो 2 रेज टू n इंटू 5 रेज टू m की फॉर्म में नहीं होगा। क्या, जब आप q का फैक्टराइजेशन करोगे तो वो इसके इक्वल नहीं होगा। इसके इक्वल अगर नहीं है तो थ्योरम कह रही है कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, उसका रिज़ल्ट ये आएगा जब आप उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो वो टर्मिनेट नहीं आएगा। क्यों, टर्मिनेट आने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, टर्मिनेट आने के लिए कंडीशन चाहिए कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू n इंटू 5 रेज टू m ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि वो नहीं है, सो डेफिनेटली वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। अब रैशनल नंबर हमें पता है कि या तो टर्मिनेट होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। अब यहाँ हमने ये डिफाइन कर दिया कि वो टर्मिनेट नहीं है, सो क्या होगा, टर्मिनेट के अलावा क्या बचा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर वो होगा। बस यही स्टेटमेंट है पूरा। देखो यहाँ से देखो, यहाँ तक बता दिया मैंने, n और m हमारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्यों होगा वो अभी मैंने समझा दिया। तीनों थ्योरम्स बहुत ईजी हैं, नहीं समझ में आई हो तो फिर से आप रिवर्स करके देख लीजिए। मैं बार बार वीडियो को बड़ा करना नहीं चाहती, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं तो तीनों थ्योरम हमारी समझ में आ जाएंगी। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हमारी थ्योरम्स को समझ लेते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन दिया है 3/8, आपको क्या करना है, आपको ये गिवन है कि रैशनल नंबर है और आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है कि ये टर्मिनेट है, और आपको विथआउट एनी यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न और एनी डिवीज़न, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है और आपको थ्योरम बेस पर आपको फाइंड करना है डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारा क्या है, x इक्वल टू 3/8, ठीक है। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, हमारा x जो रैशनल नंबर है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है, पी वाई क्यू फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। अब सेकंड स्टेप क्या कहती है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो 8 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 का हमें पता है कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2,
ठीक है। तो अब इसको मैं पावर फॉर्म में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी 2⁻3। अब मेरी थ्योरम क्या कहती है कि 2⁻n और 5⁻m के फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ 5 नहीं है तो मैं क्या करूँगी 5 के मल्टीप्लाई में 5 की रेस टू में 0 लिख दूंगी। क्यों? क्योंकि 5⁻0 क्या होता है हमारा 1 होता है, इसीलिए अब ये आ गया ना 2⁻n इंटू 5⁻m की फॉर्म में। ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या करूँ मैं आगे, तो हमारी आगे और थ्योरम यूज होगी। कैसे कि यहाँ पे कमी किस चीज़ की है, कमी किस चीज़ की है कि यहाँ पे नीचे मेरा 10 के फॉर्म में आ जाए, बेस मेरा 10 आ जाए। तो मैं क्या करूँगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5⁻3 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब आप कहो मैम 5⁻3 ही क्यों लिया आपने, तो बताती हूँ मैं आपको कि मैंने 5⁻3 इसलिए लिया कि नीचे जितनी पावर 2 पर है मुझे 5 की पावर भी उतनी ही चाहिए, तब मैं दोनों का मल्टीप्लाई करके होल पावर में लिख दूँगी, इसीलिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में देखना किस चीज़ की ज़रूरत है कि नीचे 10 बेस आ जाए, हमारा 10 के रेस टू में आ जाए। ठीक है, तो उसी नंबर से हमारा न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना। चलिए अब 5⁻3 कितना होता है 125 होता है। सो 3 इंटू 125 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरा 10 होल पावर 3। 125 इंटू 3 कितना होता है 375 होता है। 375 अपॉन 1000। ठीक है। अब किस तरह से लिखेंगे इस नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ही हम राइट हैंड साइड से काउंटिंग करते हैं और उतने ही नंबर्स के पहले हम डेसिमल लगा देते हैं। 1 2 3 3 जीरो है, सो 1 2 3 बस यहाँ डेसिमल लग जाएगा तो मेरा आएगा 0.375 टर्मिनेट नंबर है ना। चलिए सेकंड समझते हैं। x इक्वल टू क्या है हमारे पास 13 इक्वल टू 125। सेकंड स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125। तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखूंगी मैं 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको मैंने जब पावर की फॉर्म में लिखा तो 5⁻3। अब मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है 2⁻3 की, तो उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड इक्वल 2⁻3 अपॉन 5⁻3 इंटू 2⁻3। ये किस फॉर्म में आ गया 10 के पावर की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 2⁻3 कितना होता है 8 होता है। सो 13 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 10⁻3। ठीक है, 13 इंटू 8 कितना होता है 104 होता है। तो यहाँ मेरा क्या हो गया 104। अब 10⁻3 को मैं 1000 लिख लूँगी। ठीक है, अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, क्या करेंगे नीचे कितने जीरो है 3 जीरो है, राइट हैंड साइड से काउंट करो 1 2 3, 1 के पहले डेसिमल लगा दो, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए अब लास्ट देखते हैं हमारा 51 अपॉन 1500। देखो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इससे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किससे कट हो रहा है ये 3 से कट हो रहा है। 3 से कैसे हो रहा है 3 1 जार 3 3 7 जार 21 और यहाँ पे 3 5 जार 15। तो मेरा क्या आ गया नंबर 17 अपॉन 500। अब 500 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो क्या होगा 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो मैंने क्या किया 2 जीरो है ना, तो मतलब 2 जीरो हैं तो कैसे आएंगी 10 इंटू 10 से, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया और एक 5 मेरा ये है तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 500। अब इसे पावर फॉर्म में मुझे लिखना है तो 5 कितने हैं 3 हैं तो 5⁻3। 2 कितने हैं 2 कितने हैं 2 हैं तो 2⁻2। अब मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है बताओ आप, डिनोमिनेटर में देखो 5 की पावर 3 है 2 की पावर 2 है, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है एक 2 की ज़रूरत है, एक 2 की ज़रूरत है तो उसी से मैं मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करूँगी उस नंबर में। तो 17 इंटू 2 अपॉन 5⁻3 इंटू 2⁻3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 2⁻2 इंटू 2 मिलके क्या हो जाएंगे 2⁻3। ठीक है, 17 2 कितने होते हैं 34 होते हैं और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻3। अब 10⁻3 को मैंने 1000 लिख लिया। अब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 1 2 दो ही नंबर है एक जीरो ले लो और यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा तो ये आ जाएगा 0.034। क्लियर है, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही आते हैं। अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिए।